नमस्कार। हिंदी व्याकरण की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके कितने भेद होते हैं और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी कि भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में। उसके बाद समझेंगे कि व्याकरण क्या होता है और उसके अंग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम किसी ना किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार का, बस का, साइकिल का या फिर बाइक का, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किसी ना किसी यातायात के साधन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक व्यक्ति के मन के विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो भाषा के माध्यम से हम क्या प्रकट करते हैं? अपने मन के विचार और भावनाओं को। अब हम जानेंगे कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। भाषा की पहली विशेषता यह है कि ये हमारी पैतृक संपत्ति नहीं होती है। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो हमें हमारे पिता से प्राप्त होती है, जैसे कि जमीन, जायदाद, पैसे। जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसके पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, चाहे वो कहीं भी जन्म ले और कहीं भी उसका पालन पोषण हो। मान लीजिए कि किसी बच्चे के माता पिता भारतीय हैं और उनकी सारी संपत्ति भारत में है, लेकिन उस बच्चे के जन्म के समय वो किसी और देश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में उसके माता पिता की जितनी भी संपत्ति है उसके जन्म के साथ ही उन सारी संपत्ति पर उसका अधिकार हो गया है। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि उस बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया, तो वहां पर वो बच्चा अपने माता पिता की मातृभाषा नहीं सीखेगा, वो वहां पर अंग्रेजी ही सीखेगा और वही उसकी मातृभाषा होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो होती है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ये हमें अपने आप प्राप्त नहीं होती। तो भाषा प्राप्त कैसे होती है? तो भाषा प्राप्त होती है अर्जन करने से, यानी कि भाषा जो है वो क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कहने का मतलब कि हमें उसे प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही प्रयास नहीं करेगा किसी भाषा को बोलने के लिए, तो वो बच्चा कोई भी भाषा नहीं सीख पाएगा। हम सब अपने आसपास के लोगों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनकी तरह बोलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम भाषा सीख पाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से हमने कोई भाषा सीख रखी है, हमारी मातृभाषा कुछ और है, लेकिन फिर भी हम कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम खुद मेहनत करते हैं। जैसे इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। अलग अलग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्लासेस लेते हैं बहुत सारी, बहुत समय तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो सीख पाते हैं। अगर ये पैतृक संपत्ति होती तो ये हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाषा सीखने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति होती है। तो अब ये जानते हैं कि भाषा का अर्जन कैसे होता है। तो भाषा का अर्जन होता है अनुकरण से, और यही भाषा की अगली विशेषता भी है कि भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अनुकरण का मतलब कि किसी और को देखकर, उसे सुनकर उसके जैसा बोलने का प्रयास करना, उसी को अनुकरण कहते हैं। भाषा की चौथी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील करने का मतलब कि भाषा में हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या फिर कोई और भाषा। हर एक भाषा में समय के साथ साथ नए नए बदलाव आते रहते हैं। अब जिस चीज़ में हमेशा ही परिवर्तन आता रहता हो उसका तो कोई अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता है, और यही भाषा की पांचवी विशेषता है कि इसका कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा की छठी विशेषता ये है कि इसकी एक भौगोलिक सीमा होती है। मतलब ये कि किसी एक खास क्षेत्र में एक खास तरह की भाषा ही बोली जाती है। क्षेत्र में परिवर्तन के साथ ही भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो हमारे देश में ही कितनी सारी भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। अगर हम अपने देश के बाहर जाके भी देखें तो रूस में चले जाएं तो वहाँ पे रसियन बोली जाएगी, चाइना में चाइनीज़ बोली जाएगी,
अमेरिका में, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाएगी, है ना। तो हर एक भौगोलिक क्षेत्र के परिवर्तन के साथ ही भाषाओं में भी क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। भौगोलिक सीमा के साथ साथ भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। कोई एक भाषा इतिहास में किसी खास समय के लिए ही बोली गई थी और समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी आता गया। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो इसका मतलब तो ये है कि उस समय में पाली भाषा काफी प्रचलित होगी, सामान्य लोग भी उस भाषा को समझ पा रहे होंगे। प्रथम शताब्दी आते आते वो पाली भाषा ही विकसित होकर प्राकृत भाषा बन गई और फिर 500 ईस्वी के आसपास तक ये प्राकृत भाषा ही अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई। फिर उसके बाद अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी एक भाषा इतिहास में किसी खास समय पर प्रारंभ हुई और समय के साथ विकसित होते होते किसी एक नई भाषा में परिवर्तित हो गई। इसे ही हम भाषा की ऐतिहासिक सीमा कह सकते हैं। चलिए अब अगली विशेषता पर नजर डालते हैं और वो ये है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग ही संरचना होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक भाषा की ध्वनियों में, शब्दों और उनके उच्चारण में काफी अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक वाक्य बोलना है कि वह जाती है। हिंदी भाषा में इस वाक्य का कुछ ऐसा स्वरूप बनेगा और अगर हम इसे ही इंग्लिश भाषा में लिखना चाहें तो उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि किसी एक शब्द का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं बनाना। इंग्लिश में बनाना ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों शब्दों का उच्चारण तो एक ही है, बनाना, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी में इस बनाना का अर्थ हुआ कोई फल, लेकिन हिंदी में इस बनाना का क्या अर्थ है, किसी चीज का निर्माण करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि हर एक भाषा की अलग अलग संरचना होती है। अब हम अगली विशेषता को समझेंगे और वो ये है कि हर एक भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा की इस विशेषता को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसे देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तस्वीर। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर लोग इस पूरे शब्द को ना लिखकर सिर्फ इतना लिखते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, हमने इस पूरे बड़े से शब्द को इतना छोटा बना दिया, मतलब कि इसे हम कठिनता से सरलता की ओर ले गए हैं। इसके जैसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप ये भी जानते ही होंगे कि हिंदी भाषा जो है संस्कृत से ही विकसित हुई है। तो संस्कृत में एक शब्द है आम्र। इसे जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में इसका रूप क्या है, आम। और ये दोनों क्या है, एक फल के नाम है। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह इसे भी कठिनता से सरलता की ओर ले गए हैं। आम्र का उच्चारण थोड़ा सा कठिन है तो इसे हमने सरल करके आम कर दिया है। भाषा की अगली विशेषता ये है कि ये एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु कहने का मतलब समाज से संबंधित। ऊपर आपने देखा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति है। तो इसका अर्जन हम कहाँ से करते हैं, समाज से करते हैं। और समाज में अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए ही हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा।
अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मौखिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने मन के विचारों और भावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के विचारों और भावनाओं को सुनकर ग्रहण करते हैं। मतलब ये कि जब बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान होता है तो भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण है टेलीफोन। अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा का अगला एग्जाम्पल है भाषण। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में स्पीच दी जाती है या फिर जो नेता लोग होते हैं वो स्पीच देते हैं। वो जो स्पीच है वो किसका एग्जाम्पल है? मौखिक भाषा का। अगला एग्जाम्पल है वार्तालाप। मतलब हम जो नॉर्मल से बातचीत करते हैं अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ, वो भी क्या है? मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है रेडियो। रेडियो पर हम न्यूज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, चुटकुले सुनते हैं। ये सब भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। अगला है लिखित भाषा, यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है। लिखित भाषा का एग्जाम्पल है पत्र। वैसे पत्र का यूज़ तो अब बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम पर जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था तब लोग पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे का हाल चाल जाना करते थे। अगर मैं आज की दुनिया के हिसाब से लिखित भाषा का एग्जाम्पल दूं तो वो हो सकता है ऑनलाइन चैटिंग। चैटिंग में भी हम लिख कर और पढ़ कर ही एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लिखित भाषा का। लिखित भाषा के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण और तार इत्यादि। चलिए अब जानते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान संकेतों के द्वारा किया जाता है। जैसे में चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो अपने संकेतों के माध्यम से ही पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सांकेतिक भाषा का अगला एग्जाम्पल है मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मूक का मतलब होता है गूंगा और बधिर का मतलब होता है बहरा, यानी कि वे लोग जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, वो क्या करते हैं? संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी ये भाषा सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब ऐसा नहीं है कि इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ गूंगे बहरे लोग और ट्रैफिक पुलिस ही करते हैं, बल्कि सामान्य लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर से एक बार ऑनलाइन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑनलाइन चैटिंग के दौरान या फिर किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे आपने देखा होगा कि हम लोग इस तरह के इमोजी भेजते हैं, तो ये सारे इमोजी भी किसका एग्जाम्पल है? सांकेतिक भाषा का। इसके अलावा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं और खेलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान जो ऑन फील्ड एम्पायर होते हैं वो संकेतों के माध्यम से ही अपना निर्णय देते हैं। मैच के दौरान सांकेतिक भाषा के साथ साथ मौखिक भाषा और लिखित भाषा का इस्तेमाल भी होता है। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए बड़े बड़े अक्षरों में कुछ ना कुछ लिख कर लेके जाते हैं। वो लिखित भाषा का एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ मैच के दौरान बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं जिस पर मैच का पूरा हालचाल लिखा होता है, वो भी लिखित भाषा का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी पूरे मैच का हालचाल बता रहे होते हैं, वो मौखिक भाषा का उदाहरण होता है। अब हम जानेंगे कि भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 5 अंग होते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा वाक्य और 5वां लिपि। अब एक एक करके हम इन 5 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ध्वनि। तो हमारे मुख से निकली हुई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। अगर हम इसे साइंस में पढ़ रहे होते तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा जाता है ये टॉपिक, लेकिन हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखें तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारे मुख से निकली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। मतलब ये कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के उदाहरण होते हैं अ, आ, ई,
क, ख, ग, घ इत्यादि। अब इन सभी को वर्ण क्यों कहा जा रहा है, चलिए ये समझते हैं। अगर हम इस वाक्य को तोड़ना चाहें तो हम इसे 3 शब्दों में तोड़ सकते हैं। एक शब्द बनेगा वह, दूसरा शब्द बनेगा पढ़ती, और तीसरा शब्द बनेगा होगी। अब हम इन शब्दों को भी आगे तोड़ेंगे। वह को हमने 2 वर्णों में तोड़ दिया, एक है वह और दूसरा ह। पढ़ती को भी हम 3 वर्ण में तोड़ सकते हैं, पहला प, दूसरा ढ और तीसरा है ती। इसके बाद हम होगी को भी आगे तोड़ सकते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि हमने एक वाक्य लिखा था, वह पढ़ती होगी, जिसे हमने 3 शब्दों में तोड़ दिया। पहला था वह, दूसरा पढ़ती और तीसरा होगी। फिर आगे हमने इन शब्दों को भी अलग अलग भागों में तोड़ दिया, जिसमें एक बना वह और दूसरा हो गया ह। लेकिन अगर हम चाहें तो इस व को हम आगे और नहीं तोड़ सकते। अगर हम इसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस ऐसे या फिर ऐसे। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अगर हम ह को तोड़ना चाहें तो इसे भी हम या तो ऐसे या फिर ऐसे तोड़ सकते हैं, और यहाँ भी ह का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर हम प को तोड़ना चाहते हैं तो हम या तो इसे ऐसे या फिर ऐसे तोड़ सकते हैं, और फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। ऐसे ही बाकी सारे वर्णों के साथ भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस व को, ह को, प को या फिर बाकी भी किसी अक्षरों को हम आगे नहीं तोड़ सकते। अगर हम जबरदस्ती तोड़ेंगे भी तो उस पूरे के पूरे वर्ण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वर्णों को और आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं। अगर उन्हीं वर्णों को हमने जोड़कर समूह बना दिया और उस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलने लगा तो उस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे कि क एक वर्ण होता है, म भी क्या होता है, एक वर्ण होता है, और ल भी एक वर्ण होता है। इन तीनों वर्णों को मिलाकर एक समूह बना। इस समूह को ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अगला एग्जाम्पल, ब, च, प और न। इन चारों वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना बचपन। वैसे ही हम बहुत सारे वर्णों को मिलाकर नए नए शब्द बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे कि इन 3 वर्णों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया था। अगर हम इन तीनों वर्णों को कुछ अलग तरह से अरेंज कर दें, जैसे कि ल, क, म, अब आप देख सकते हैं कि ये जो समूह है ये भी इन तीनों वर्णों को मिलाकर ही बना है, लेकिन इस समूह का कोई भी अर्थ हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये जो समूह होगा इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं समूहों को शब्द कहा जाता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर इन चारों वर्णों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया था बचपन। अब फिर से हम इन चारों वर्णों को मिलाकर एक समूह बनाएंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन चारों वर्णों को ही मिलाकर हमने ये समूह बनाया है, लेकिन इस समूह का कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकल पा रहा है। इसलिए ये जो समूह है इस समूह को हम शब्द भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे ही शब्द कहा जाता है। अगला है वाक्य। जैसे हमने अभी पढ़ा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वह एक शब्द हो गया, खेल भी क्या है, एक शब्द है, रहा ये भी एक शब्द है,
और है, ये भी क्या है, एक शब्द है। इन चारों शब्दों को मिलाकर हमने एक समूह बना दिया और इस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ भी है, इसीलिए यह समूह वाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण है, आप सुंदर हैं। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमने एक समूह बना दिया और इस समूह का भी कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, एक वाक्य है। जैसे शब्दों के केस में हमने देखा कि हमने समूह तो बना दिया लेकिन उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा। वाक्य में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर हमने अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक समूह बना दिया लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो भी वाक्य नहीं कहलाएगा। एक बार फिर से इन्हीं चारों शब्दों को एक अलग तरीके से अरेंज करके देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन चारों शब्दों को मिलाकर ही हमने ये समूह बनाया है, लेकिन इस समूह का कुछ भी साफ साफ अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि लिपि क्या होती है। मौखिक भाषा को लिखित भाषा में बदलने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं, हम भारत में रहते हैं, जब तक हम ये वाक्य बोल रहे हैं तब तक तो ये मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो इसे लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अभी जो वाक्य बोला उसे लिखित रूप दे दिया, और उस वाक्य को लिखित रूप देने के लिए मैंने कुछ चिन्हों का इस्तेमाल भी किया। जैसे कि एक चिन्ह ये है, ये चिन्ह भी मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें ये चिन्ह भी इस्तेमाल किया है, ये वाला चिन्ह है ना, ये भी चिन्ह इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे चिन्हों के इस्तेमाल से ही मैंने क्या किया, अपनी कही गई बात को एक लिखित रूप दे दिया। तो इन्हीं चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी। तो दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। चलिए अब मैं इसी बात को एक और लिपि में लिखकर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि लिपि होती क्या है। इसी बात को मैंने एक अलग तरीके से यहाँ पर लिखा है। दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। इन दोनों को लिखने में जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है वो चिन्ह भी बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों का बिल्कुल एक ही मतलब है। ये जो वाक्य है वो हिंदी भाषा का वाक्य है और इसे मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो वाक्य है ये अंग्रेजी भाषा का वाक्य है और इसे लिखने के लिए मैंने रोमन लिपि का इस्तेमाल किया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की मदद से भाषा और लिपि के बीच के अंतर को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा पूजा। ये जो पूजा शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है और इसे मैंने अभी देवनागरी लिपि में लिखा है।
अगर हम चाहें तो पूजा को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अभी ये जो शब्द मैंने लिखा है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसे लिखने में मैंने रोमन लिपि का इस्तेमाल किया है। ये दोनों शब्द दिखने में भले ही अलग अलग हों और इन दोनों को लिखने में भले ही अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल एक ही है। अगर हम चाहें तो पूजा को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ जो वर्शिप लिखा हुआ है इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये शब्द अभी भी हिंदी भाषा का ही शब्द है, लेकिन इसे लिखने में इस बार मैंने देवनागरी लिपि का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इस बार मैंने इसे लिखने के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर ये शब्द अभी भी अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, लेकिन इसे लिखने में मैंने रोमन लिपि का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको भाषा और लिपि के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा कमल, ये हिंदी भाषा का शब्द है और इसे लिखने में हमने देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया। अगर हम चाहें तो इस कमल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कमल के लिए हम एक और शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस एक शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों शब्द देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं और ये दोनों शब्द रोमन लिपि में। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं और ये दोनों अंग्रेजी भाषा के। इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम को एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखते समय हम केवल लिपि में ही परिवर्तन करते हैं, भाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सूरज है, तो इंग्लिश में उसका नाम लिखते समय हम उसे सन नहीं लिखते, बल्कि हम उसे इस प्रकार लिखते हैं। तो अब तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भाषा और लिपि के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं भाषा के विभिन्न रूपों को। वीडियो की शुरुआत में हमने भाषा के 3 रूप देखे थे: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा का ये जो 3 रूप हमने देखा था, ये हमने साधन के आधार पर देखा था कि किसी भाषा को बोलने के लिए हम किस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भाषा के ये जो रूप हम पढ़ने वाले हैं, ये उनके उपयोग और क्षेत्र के आधार पर बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राज्य भाषा क्या होती है। किसी भी राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा को वहाँ की राज्य भाषा कहते हैं। मतलब कि वह भाषा जो किसी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे राज्य भाषा कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी हो गई, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और उड़ीसा में उड़िया भाषा। अगली भाषा है राजभाषा। वह भाषा जिसका इस्तेमाल सरकारी कामकाज में होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राज्य भाषा और राजभाषा दोनों अलग अलग होती हैं। राजभाषा जो होती है किसी भी राज्य की लोकप्रिय भाषा होती है, लेकिन राजभाषा में सारे सरकारी कामकाज होते हैं। जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है, इन सभी में जिन भाषाओं का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। इस भाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी हमारी राजभाषा है। हिंदी मुख्य राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक राजभाषा। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है।
तो जिस तरह से राज्य भाषा पूरे राज्य में लोकप्रिय भाषा थी, बिल्कुल उसी तरह राष्ट्र भाषा पूरे राष्ट्र में लोकप्रिय भाषा होती है। मतलब कि वह भाषा जो किसी एक देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं क्योंकि ये हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन अब से आप ये हमेशा याद रखेंगे कि हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हम जानेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। जन्म लेने के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म पंजाब में हुआ है और उसने अपने जीवन के शुरुआती साल पंजाब में ही बिताए हैं, तो वो अपने आसपास के माहौल की हेल्प से अपने आप ही पंजाबी भाषा बोलना सीख जाएगा, तो वो भाषा उसकी मातृभाषा कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी बच्चे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है तो वो अपने आसपास के माहौल से अपने आप ही मराठी बोलना सीख जाएगा और वो उसकी मातृभाषा होगी। वैसे ही अगर हम किसी और देश का एग्जाम्पल भी ले लें तो मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ और उसने अपने जीवन के शुरुआती साल अमेरिका में बिताए हैं, तो वो भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा और अंग्रेजी ही उसकी प्रथम भाषा होगी, जिसे हम उसकी मातृभाषा भी कह सकते हैं। रूस के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा होगी रशियन, चाइना के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा होगी चाइनीज। मातृभाषा को समझना तो काफ़ी आसान है। वो भाषा जो पैदा होने के बाद मनुष्य सबसे पहले सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं, यानी कि माँ की भाषा। अब हम समझेंगे कि मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा को आप किसी भाषा का शुद्धतम रूप भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी ही बोलते हैं तो हम शुद्ध नहीं बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि वो आपके साथ हो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप आ गए हो, आप आ गए हो, लेकिन ये जो है इसका शुद्ध रूप नहीं है। अगर हम इसे शुद्ध रूप में लिखें तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा, आप आ गए हैं। आपके साथ हो का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि आपके साथ हैं का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि है के ऊपर एक बिंदु भी रहना चाहिए। अपने सामान्य जीवन में तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह से बोल लेते हैं। हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में ही कितनी बार ऐसा बोल दिया हो, लेकिन अगर व्याकरण के नियमों की माने तो आपके साथ हमेशा हैं का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि पिताजी कहाँ गया है, तो ये जो हुआ ये शुद्ध रूप नहीं हुआ। हमें क्या बोलना होगा, पिताजी कहाँ गए हैं। हम अपनी डेली लाइफ में तुम के जगह पर तू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो साहित्यिक रचनाओं में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होता है। साहित्यिक रचनाओं में हमेशा ही भाषा के शुद्धतम रूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में भाषा के जिस रूप का इस्तेमाल किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि जब हम किसी आधिकारिक जगह पर, जैसे कि बैंक में, नगर पालिका या फिर अपने स्कूल में ही प्रिंसिपल के पास कहीं भी पत्र लिखते हैं, तो उसमें हम जो हिंदी लिखते हैं वो हिंदी काफ़ी अलग होती है उस हिंदी से जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी आधिकारिक जगह पर हम भाषा के जिस रूप का इस्तेमाल करते हैं उसे ही मानक भाषा कहते हैं, या फिर जिस भाषा में हमें साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती हैं उसे ही मानक भाषा कहा जाता है। अब हम जानेंगे संपर्क भाषा के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वह भाषा जिसका इस्तेमाल संपर्क करने के लिए किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो लोग ट्रेन में जा रहे हैं और वो दोनों व्यक्ति अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं और उनकी मातृभाषाएं भी अलग हैं, तो वे दोनों जिस भाषा में एक दूसरे से बात करेंगे उस भाषा को संपर्क भाषा कहेंगे। सामान्यतः हिंदी या फिर अंग्रेजी का इस्तेमाल संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। संपर्क भाषा को सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या फिर वाहन भाषा भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि बोली क्या होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। मतलब कि एक ऐसी भाषा जो कि बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और बहुत ही कम विकसित है। जैसे में मगही,
बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। अब हम जानेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर है क्षेत्र का। बोली का क्षेत्र कुछ गांव या फिर जिलों तक सीमित रहता है, लेकिन भाषा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, यानी कि उसे समझने और बोलने वाले लोग बहुत होते हैं। बहुत ही बड़े एरिया में रहने वाले लोग भी उस भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक ही भाषा को बोलने का लहजा अलग अलग होता है। उसे बोलने के लहजे में जो परिवर्तन होता है उसे ही बोली कहते हैं। जैसे कि अगर हिंदी की ही बात करें तो हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लहजे में बोला जाता है, उसे ही हम बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अगला अंतर है विकास का। बोली पूर्ण विकसित नहीं होती है, लेकिन भाषा पूर्ण रूप से विकसित होती है। बोली का प्रयोग राज्य कार्यों में नहीं किया जा सकता है, लेकिन भाषा का प्रयोग राज्य कार्यों में होता है। जैसे कि आपने मगही, हरियाणवी या फिर कन्नौजी भाषा में सामान्यतः किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को नहीं देखा होगा, लेकिन हिंदी या फिर अंग्रेजी में हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। अगला अंतर है व्याकरण का। बोली का व्याकरण या तो सीमित होता है या फिर होता ही नहीं है, लेकिन भाषा का एक पूर्ण विकसित और सुव्यवस्थित व्याकरण होता है। अगला अंतर है कि बोली में साहित्य लेखन क्षेत्रीय होता है, लेकिन भाषा में साहित्य लेखन की प्रचुरता होती है। यानी कि किसी भी बोली में साहित्यिक रचना बहुत ही कम देखने को मिलती है, एकदम ना के बराबर, लेकिन भाषा में साहित्यिक रचनाओं की प्रचुरता होती है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में देखें तो साहित्यिक रचनाओं की भरमार है, आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी, लेकिन बुंदेली भाषा में, मगही भाषा में या फिर हरियाणवी भाषा में बहुत ही कम साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि विभाषा क्या होती है। तो सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि विभाषा जो होती है बोली से बड़ी होती है, लेकिन भाषा से छोटी होती है। मतलब ये कि बोली से इसका क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन भाषा की तुलना में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं खड़ी बोली, भोजपुरी, व्रजभाषा, अवधी और मैथिली। बोली का विकास विभाषा के रूप में होता है और विभाषा का विकास भाषा के रूप में। विभाषा को उपभाषा भी कहा जाता है। तो क्षेत्र के हिसाब से अगर हम भाषा के विभिन्न रूपों की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलेगी मातृभाषा, जिसका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद बोली, फिर उसके बाद मिलेगी हमें उपभाषा या फिर विभाषा, उसके बाद राजभाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा। तो ये वाला जो सर्कल है वो किसके लिए है? मातृभाषा के लिए। उसके बाद उससे बड़े क्षेत्र में मिलेगी हमें बोली, जिसका क्षेत्र मातृभाषा से थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद हमें मिलेगी उपभाषा, जिसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। फिर उसके बाद हम बढ़ सकते हैं राज्य भाषा की ओर। और फिर उसके बाद ये सबसे बाहरी वाला सर्कल जो है वो किसके लिए है? राष्ट्रभाषा के लिए। इसका क्षेत्र इन सब में सबसे बड़ा होता है। तो क्षेत्र के हिसाब से ये रहे भाषा के विभिन्न रूप। तो अब हम समझेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि किस शब्द के साथ किसका प्रयोग करना है। हम लोग कभी कभी आई के साथ आर का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो कभी यू के साथ इज का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन किसके साथ किस शब्द का प्रयोग करना है ये हम किससे सीखते हैं? इंग्लिश ग्रामर की मदद से। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश लिखते समय ही गलतियां करते हैं, हिंदी लिखते समय भी हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ पर छोटा ऊ लगाना है और कहाँ पर बड़ा ऊ लगाना है। इन सब चीज़ों में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और इन गलतियों का पता हमें कैसे चलता है? जब हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण की मदद से हम समझ पाते हैं कि किसके साथ है का प्रयोग करना है,
किसके साथ हो का प्रयोग करना है, किसके साथ हूँ का प्रयोग करना है। ये सारी छोटी छोटी सी बारीकियां हमें व्याकरण को पढ़ने के बाद ही समझ में आती हैं। जैसे कि मैंने लिखा, वह खेलता हूँ। इस वाक्य को पढ़कर आप ये समझ ही गए होंगे ये वाक्य पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वह के साथ हूँ का प्रयोग नहीं होता है। और ये बात हमने कहाँ सीखी? व्याकरण में। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें सिखाता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना कैसे है और शुद्ध शुद्ध लिखना कैसे है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन सभी अंगों के बारे में हम आने वाली वीडियोज में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन सभी को इस वीडियो में पढ़ना शुरू कर दिया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इन सभी को आने वाली वीडियोज में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है। किसी भी भाषा को सीखने का पहला चरण होता है सुनना। दूसरा चरण है बोलना। तीसरा चरण होता है पढ़ना। और चौथा चरण होता है लिखना। किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में हम इन 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। इन सभी चरणों को संक्षेप में शुभपल्ली कहा जाता है। चलिए अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि भाषा क्या होती है, जिसमें हमें ये पता चला कि भाषा जो है एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं और दूसरे के मन के विचारों और भावनाओं को खुद समझते हैं। इसके बाद हमने भाषा की विशेषताओं पर चर्चा की थी। जिसमें हमने जाना कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति होती है और इसका कोई अंतिम रूप नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा ही परिवर्तनशील रहती है। भाषा की विशेषता में हमने ये भी जाना था कि भाषा की भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं और ये पूर्णतया सामाजिक होती है। भाषा की परिभाषा और विशेषताएं जानने के बाद हमने भाषा के 3 भेद देखे थे। पहला था मौखिक। भाषा का दूसरा भेद था लिखित भाषा। भाषा का तीसरा भेद है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है। और सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद हमने भाषा के अंगों को देखा था, जिसमें हमने समझा कि भाषा के 5 अंग होते हैं। पहला होता है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा है वाक्य और 5वां लिपि। हमारे मुंह से निकली हुई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं और वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। फिर हमने ये जाना कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।
भाषा के पांचों अंगों को जानने के बाद हमने भाषा के कुछ रूपों को देखा था, जिन्हें हमने क्षेत्र और उपयोग के आधार पर बांटा था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था राज्य भाषा के बारे में। किसी भी राज्य की लोकप्रिय भाषा को राज्य भाषा कहा जाता है और सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि किसी भी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मातृभाषा के बारे में, यानी कि वह भाषा जो जन्म लेने के बाद मनुष्य सबसे पहले सीखता है। फिर हमने समझा कि भाषा का सबसे शुद्धतम रूप मानक भाषा होती है और संपर्क करने के लिए हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। फिर हमने जाना कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और जब ये बोली विकसित हो जाती है तो उसे हम विभाषा या फिर उपभाषा कहते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद हमने ये जाना कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। आने वाली वीडियोस में हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।